हेलो बच्चों, मैं स्मिता पिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी कि यहाँ पर हम मैटर के पर्टिकुलेट नेचर के बारे में बात कर रहे थे। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर की अलग अलग स्टेट्स क्या होती हैं, ये जो अलग अलग स्टेट्स है मैटर की, ये बनती कैसे है, इसमें जो सॉलिड स्टेट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड स्टेट इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। साथ में बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन को भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था, फिर आगे गैसियस स्टेट की बात करेंगे। तो मेनली हमको तो तीन ही स्टेट यहाँ पर पढ़नी है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, इंटरेक्शन यानी कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैसा है, इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, कैसे कैसे मैटर ये बनाते हैं, तो यही सब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट हमने पढ़ लिया था, साथ में तो अब मैटर क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। मैटर टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है। क्यों बनता है मैटर? है टाइनी पार्टिकल से मिलकर के, क्या होता है उनके बीच में, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये तीन स्टेट हमारे पास होती है मेनली। और फिर सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बात की, फिर हमने लिक्विड स्टेट के बारे में बात की, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा कि लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता क्योंकि पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, जबकि सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट इसमें बॉइलिंग हमने डिस्कस कर लिया था और इवेपोरेशन डिस्कस कर लिया था। लास्ट लेक्चर में कुछ हमने फैक्टर्स देख लिए थे जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ये फैक्टर भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बार देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला है सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे हमने कहा कि दो बीकर मान लो हम ले लेते हैं, एक ये वाला बीकर है और एक ये वाला बीकर है। अब दोनों बीकर में हम क्या करते हैं, 25 ml वाटर डाल लेते हैं। तो जिस बीकर का सरफेस एरिया बड़ा है उसके इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि एक टाइम पे ज्यादा पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे होंगे। जबकि जिस बीकर का सरफेस एरिया कम है उसमें एक टाइम पे कम पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे होंगे। इसीलिए ये क्या करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन। चलो, दूसरी चीज हमने कहा कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन का रेट भी कम होगा। तीसरा हमने कहा कि स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। विंड की स्पीड नहीं है और पहले से वाटर कंटेंट भी है एटमॉस्फेयर में तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर कंटेंट पहले से ही है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि जैसे हम जानते हैं एयर के बारे में, एयर तो हमें पता है, एयर क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर तो है, साथ में मैटर भी है, हाँ बिल्कुल है। अगर हम एयर के कंपोजिशन की बात करें तो एयर में होता है, अच्छा लिख क्यों रहे हैं, हमने कल भी इसको लिखा था अपने लास्ट लेक्चर में, क्यों लिख रहे थे, ताकि आपको जो है बार बार लिखने से क्या होगा, एयर का कंपोजिशन भी आपको अच्छे से याद रहेगा। कुछ बच्चों को तो याद होगा लेकिन कुछ को जो है अभी 8th क्लास में आने पर भी एयर का कंपोजिशन याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कितना, 78%, फिर ऑक्सीजन कितना, 21%। अब 78 प्लस 21 कितना हो गया, 99% हो गया, है ना। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 99%। अब बाकी का जो 1% है, उस 1% में है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस। कितना है, 1%। अगर इसमें CO2 का परसेंटेज निकाले तो 0.0 समथिंग परसेंटेज CO2 का है। फिर ऐसी वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, अदर गैसेस का भी ऐसी कुछ परसेंटेज है। लेकिन वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक ये जो है ये वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं।
है ना, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर वेपर ज्यादा होगा, या कहीं पर पॉल्यूटेड एरिया है तो डस्ट स्मोक ज्यादा होगा, कहीं पर एकदम फ्रेश एयर है, साफ जगह है तो डस्ट स्मोक जो है उसका कंटेंट कम होगा। तो ये सब क्या करते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। बाकी ये दोनों तो फिक्स हैं, लगभग फिक्स हम कह सकते हैं कि इतना ही हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, ये सभी क्या होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं एरिया टू एरिया। जैसे कि अभी हमने कहा कि अगर ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया है तो वहां पर डस्ट या स्मोक का कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा एयर में। अगर एकदम क्लीन एरिया है ना, जहां पर ज्यादा पॉल्यूशन यानी कि पॉल्यूशन है ही नहीं, ना के बराबर है, तो वहां पर एयर जो है काफी साफ होती है, तो डस्ट स्मोक वहां पर देखने को नहीं मिलता। या रेनी सीजन है तो आपको वाटर वेपर की अमाउंट जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, नॉर्मली आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक। तो ये है एयर का कंपोजिशन। अब इससे क्या लेना देना, इससे लेना देना है वाटर वेपर का। ठीक है, तो जैसे हम वाटर वेपर की बात करें तो एयर में पहले से वाटर वेपर तो है थोड़ा बहुत। अब ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वाटर वेपर ज्यादा होना एयर में, ठीक है, तभी तो ह्यूमिड हो जाएगी एयर, मॉइस्चर ज्यादा है ना। मॉइस्चर का मतलब क्या है कि वाटर कंटेंट ज्यादा है एयर में। ठीक है, वाटर कंटेंट का मतलब है वाटर वेपर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, गैसियस फॉर्म में। तो वाटर अगर ज्यादा है या वाटर वेपर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का जो रेट है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर कंटेंट तो पहले से है एयर में। वो क्या करेगा, जिससे इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो विंड क्या करती है, उन वेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, जिससे इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो, तो यहां तक बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। यहां तक तो हम पढ़ चुके, इवेपोरेशन तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, नोन एज इवेपोरेशन, अबाउट विच यू हैव लर्न्ड इन अर्लियर ग्रेड्स। तो अर्लियर क्लासेस में भी इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा बहुत बातें हमने की है, लेकिन यहाँ पर हमने इवेपोरेशन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि वो सरफेस फिनोमिना है। क्यों है सरफेस फिनोमिना, सरफेस के पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट होते, ऐसा क्यों, क्योंकि हम उसे हीट तो नहीं दे रहे, लेकिन सराउंडिंग की हीट को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से हीट लेता है और फिर इवेपोरेशन होता है यहाँ पर, है ना, फिर वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने बात की कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था। अब वो पॉइंट ये था कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग भी कॉज करता है। जैसे हमने कहा कि जैसे कभी फीवर आता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें क्या करना है कि जो कोल्ड वाटर की स्ट्रिप्स है उन्हें अपने सर पर लगा लेना है ना, ठंडे पानी की पट्टी करनी है, बेसिकली ऐसे कहते हैं डॉक्टर। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमें फीवर आता है, बुखार आता है, उस समय हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जब हम जो कोल्ड वाटर की जो स्ट्रिप्स होती है, वो जो पट्टियां होती है, उन्हें जब हम अपने हेड पर लगाते हैं तो क्या होता है कि जो कोल्ड वाटर है उसको इवेपोरेट होने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है, तो वो हमारी बॉडी से ज्यादा हीट लेगा, ठीक है, ज्यादा हीट लेगा, फिर इवेपोरेट होगा। फिर कुछ समय बाद पट्टी थोड़ा गरम गरम होने लगती है, फिर उसको वापस से ठंडे पानी में डुबोया जाता है, फिर वापस से सर में रखा जाता है। फिर वो जो ठंडे पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इवेपोरेट होना चाहेंगे, अगेन वो हमारी बॉडी से फिर से हीट खींचेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे हमारी बॉडी से। तो ऐसे ही ये पार्टिकल जो है इवेपोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से ही हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ था, जिस कारण हमें फीवर था, तो वो टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। क्लियर? चलिए, तो कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे हम कहते हैं कि मटके का पानी, तो मटके का पानी जो है वो ठंडा रहता है, तो ऐसा क्यों, जबकि मटके में को हम फ्रिज में भी नहीं रख रहे, उसको भी नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, जहां पर हमारा नॉर्मल आरओ से वाटर आता है या नॉर्मल किसी कंटेनर में वाटर है, वहां पर हमने मटका भी रखा हुआ है, लेकिन मटके का पानी ठंडा ही क्यों होता है, तो उसके लिए भी क्या है, सेम रीजन है, क्योंकि वहां पर होता है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन कूलिंग करता है, जिस वजह से मटके का पानी होता है ठंडा। लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे, जैसे हमने कोई भी मटका लिया, कोई भी अर्दनवेयर लिया, अर्दनवेयर उसको मटका ही कहा जाता है, मिट्टी का बनता है मटका, ठीक है, तो उसके अंदर हमने पानी भर लिया। अब ये जो मिट्टी का मटका होता है, इसमें होते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं, इतने बड़े छेद नहीं कि पानी पूरा बाहर आ जाएगा, नहीं, लेकिन छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है, वहां से पानी जो है हल्का हल्का जो है सरफेस पर, मटके के सरफेस पर आया हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर है जो मटके के सरफेस पर है हल्का हल्का, अब ये क्या करेगा, इवेपोरेट होना चाहिएगा, तो ये क्या करता है, मटके की अंदर की जितनी भी हीट है उसे एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है,
ठीक है, जिस वजह से हम जो है गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मटके का पानी ठंडा होता है। किस वजह से? इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन क्या करता है? यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। सेम ऐसे ही जो हमारे घरों में कूलर्स होते हैं, वाटर कूलर्स, ये भी इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। ठीक है, बाकी इवेपोरेशन के बारे में हम डिटेल अपने हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वहां पर हमें काफी सारी चीजें और पढ़नी है, लेकिन एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है। चलिए, अब गैसेस स्टेट की बात करते हैं कि गैसेस स्टेट क्या है, क्या यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी, अच्छा, हम हर टॉपिक को पढ़ने से पहले एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिविटी करने से क्या होगा, हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आएंगे इसको लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के, जिससे कि हम उस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, तो एक एक्टिविटी यहाँ पर है। अच्छा, पहले यहाँ पर सेफ्टी के बारे में कहा गया, बी केयरफुल वाइल बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। तो जब भी हम इंसेंस स्टिक जलाएंगे तो हमें उस समय केयरफुल रहना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कैसे भी जला दी, हमारे हाथ में या कहीं भी बॉडी पर जो है बर्न हो सकती है, तो हमें जो है इसे केयरफुली करना है। दूसरी बात ये कि इंसेंस स्टिक क्या होती है, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा अक्सर, या मंदिरों में देखा होगा, अगरबत्तियां कहीं पर भी आपने देखा होगा कि अगरबत्ती जो होती है ना, उसे ही इंसेंस स्टिक कहा जाता है। किस तरीके से होती है अगरबत्ती, ऐसे ही कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे कुछ ब्लैक कलर में ऐसे कुछ इंसेंस स्टिक होती है। ठीक है, चल, तो आगे डिस्कस करते हैं। टेक टू ट्रांसपेरेंट ग्लास जार्स और ग्लास टम्बलर्स एंड मार्क देम ए एंड बी। तो हमें क्या करना है, दो ट्रांसपेरेंट, इस तरीके से है ना, ऐसे ले सकते हैं हम, तो दो ट्रांसपेरेंट ग्लास जार ले लेने हैं, या कोई ग्लास टम्बलर, टम्बलर का मतलब होता है जो हम जिसमें हम पानी पीते हैं ना अपने घरों में, से टम्बलर कहा जाता है। ठीक है, तो कई लोग तो उसे ग्लास ही कहते हैं, ग्लास नहीं, टम्बलर। तो कांच का बना हुआ कोई टम्बलर जो है, या वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्या करना है, क्रिएट सम स्मोक बाय बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। तो जब हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, मान लो ये इंसेंस स्टिक है और इसको हमने यहाँ पर जला दिया है ना, ऐसे जला दिया, तो इसे रेड रेड दिखती है, जलती है जब, तो जलने के बाद जब ये रेड रेड दिखती है, तो ये क्या करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है, यानी कि धुआं प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जब ये स्मोक प्रोड्यूस करेगी, तो स्मोक जो है कुछ इस तरीके से स्मोक जो है वो निकलने लगेगा इस इंसेंस स्टिक से। ठीक है, होल्ड द गैस जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से गैस जार को स्मोक की तरफ अपसाइड डाउन होल्ड करके रखना है। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब क्या करना है, द गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि कुछ जो गैस है ना, वो इस जार के अंदर भर जाए। ठीक है, इस तरीके से ट्रैप हो जाए, फंस जाए, आ जाए। टर्न इट ओवर एंड कवर इट विद अ ग्लास प्लेट। और इसको टर्न करके आपको क्या करना है, एक ग्लास प्लेट से इसको कवर करके रख देना है, जैसे कि आप यहाँ पर बी फिगर में देख पा रहे होंगे, बी फिगर ऑफ 7.7। ठीक है, फिगर 7.7 के बी वाले पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो, तो सेम ऐसा ही हमें करना है। Hold another gas jar B upside down and gently place it over the glass plate covering the gas jar A। अब हमें क्या करना है, इसे आसानी से जो है, जो हमारा बी वाला है, उसे ए के ऊपर इस तरीके से होल्ड करके रख देना है। ठीक है, ठीक है, किसके ऊपर रखना है, जो ग्लास प्लेट थी ना यहाँ पर, जो किसके ऊपर थी, ए के ऊपर जो ग्लास प्लेट थी, उसके ऊपर हमें क्या कर लेना है, बी वाले जार को रख देना है। ठीक है, चलो, अब क्या करना है, रिमूव द ग्लास प्लेट स्लोली एंड इंश्योर दैट बोथ गैस जार आर क्लोज इनफ एंड देयर इज नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप। अब क्या करना है, जैसे बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करने की, जो ग्लास जार यहाँ पर, ये जो प्लेट थी यहाँ पर रखी हुई है ना, हमने एक ग्लास की प्लेट इसके ऊपर रखी हुई थी, उस प्लेट को हमें क्या करना है, धीरे धीरे रिमूव करना है। इस तरीके से रिमूव करना है कि ए और बी दोनों जार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टेंस ना रहे। ठीक है, कोई भी स्पेस ना रहे कि गैस जो है यहाँ से बाहर आ सके।
ठीक है। तो क्या होगा, तो गैस इसमें थी, यहाँ से प्लेट हटा दी, तो इन दोनों के बीच में अब कोई क्या है, गैप नहीं है, तो ये गैस जो है ऊपर की तरफ ही तो मूव करेगी, है ना, इसकी तरफ चली जाएगी। चलिए, ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड इनसाइड द गैस जार बी। तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कैसे ये जो स्मोक है गैस जार बी की तरफ जा रही है, वहां पर स्प्रेड हो रही है, वहां पर फैल रही है। The smoke fills the entire space in the gas jar B, indicating that gases do not have a fixed volume and tend to occupy the entire available space. तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी चीज समझ में आती है, जो कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर एज अ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं गैस की है। क्या होता है, जैसे हम ग्लास प्लेट हटाते हैं, अब दोनों के बीच में क्या है, कोई भी दरवाजा या कोई भी डोर ऐसा नहीं है कि जो दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब दोनों क्या हो गए, लगभग एक ही हो गए, है ना। तो ये गैस जो है पूरे इस वाले बी वाले कंटेनर में भी चली जाएगी ना, बिल्कुल चली जाएगी। तो बी वाले कंटेनर में भी जब गैस चली जाएगी, तो इससे क्या पता चलता है कि गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, वो क्या करती है, जिस भी कंटेनर में है उस कंटेनर का पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती है। अब वो कंटेनर इतना ही हो जितना ए था, या वो बी के साथ भी मिला हुआ हो, पूरा इस तरीके से हो, ठीक है। तो कैसा भी कंटेनर हो, वो उसका सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, जहां से क्या समझ में आता है कि गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ये एंटायर स्पेस को, जितना भी अवेलेबल स्पेस है, उस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अगर आप एक गैस को, ठीक है, इतने कंटेनर में डालो या इतने कंटेनर में डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरे कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। चलिए, जैसे आप इंसेंस स्टिक जलाएं किसी रूम में, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जिस कोने पे आप, मान लीजिए कोई रूम है, बड़ा सा रूम है, कोई भी रूम, आपका कोई रूम हो सकता है, कोई क्लासरूम हो सकता है, आपको क्या करना है, उस क्लासरूम के एक कॉर्नर पर, एक कोने पर कोई इंसेंस स्टिक आपको जलानी है ना, अगरबत्ती जो भी है, धूप या जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आपको जलानी है। तो आप क्या देखोगे कि उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है, वो क्या उसी कॉर्नर पर ही रहेगा, नहीं, वो क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा, पूरे रूम को, रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, अगर वो एक क्लोज रूम है। अगर वो ओपन रूम है, तो वो स्मोक जो है वहां से बाहर भी चला जाएगा और स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सी बात है, गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। दूसरी चीज, वो क्या करती है, पूरे एंटायर स्पेस को, जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है, उसको ऑक्यूपाई करती है। जैसे लाइक लिक्विड, लिक्विड की अगर हम बात करें, दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। तो जैसे लिक्विड है, लिक्विड भी तो ऐसे ही कर रहे थे, लिक्विड भी तो जिस वेसल में डाला जा रहा था उसके शेप को एक्वायर कर रहे थे, लेकिन लिक्विड जो है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम था, है ना, तो जितना उसका वॉल्यूम है उतने ही स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, जैसे हमने कहा था कि लिक्विड जो है जिस भी कंटेनर में डालें उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है ना, उसके ही शेप को भी क्या कर लेता है, वो शेप को भी अपना लेता है, वैसे ही शेप उसका बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो गैसेस की जब हम बात करते हैं कि गैसेस का तो फिक्स्ड वॉल्यूम है ही नहीं, जहां भी जो गैस जाती है उस जगह का पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल भी फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। कहाँ फ्रीली मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में, ठीक। चलिए, तो ये पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट देख लेना है एक बार ध्यान से, कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इलस्ट्रेट दैट द पार्टिकल इन गैसेस मूव फ्रीली, जो कि अभी हमने कहा कि पार्टिक गैसेस के पार्टिकल क्या करें, फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, इन ऑल डायरेक्शंस, एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल। तो ये पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो जा रहे हैं, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। ये दो चीजें बताता है, एक तो ये बताता है कि पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिस वजह से इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है, और जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा, जहां पर भी इन्हें रखा जाएगा, वहां का पूरा स्पेस, एंटायर स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इतना फ्रीली कैसे मूव कर पा रहे हैं, इतने दूर, इतना ज्यादा स्पेस को, अगर कोई भी स्पेस है उस एंटायर स्पेस को कैसे ये ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे का एक मेन रीजन ये है कि इनके बीच में जो ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती है, वो लगभग ना के बराबर होती है,
ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो ये क्या होती है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती है, वो लगभग ना के बराबर होती है। अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस होता है क्या, हाँ बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस इन्हीं के पार्टिकल्स के बीच में होता है। लेकिन सबसे कम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सबसे कम भी क्या कहें, हम ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इनके पार्टिकल के बीच में होता है। क्योंकि अगर पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन होता तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ रहना चाहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए पार्टिकल जो है इतना ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं और हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। चलिए, एज अ रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, जिस वजह से गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, हो ही नहीं सकता, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, कैसे होगा, क्लियर। चलिए, इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर स्मोक जो है गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द टाइनी पार्टिकल ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ गैसेस एंड देयर मूवमेंट हेल्प अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो इनके जो मूवमेंट है उसी से हमें गैस पार्टिकल के मोशन के बारे में पता चल रहा था। This activity can also be demonstrated by using iodine vapor instead of smoke from incense stick. तो आयोडीन वेपर से भी हम ये परफॉर्म कर सकते हैं इंसेंस स्टिक के अलावा, ठीक है। चलिए, आयोडीन वेपर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड जार फॉर सम टाइम एज शोन इन फिगर 7.8। तो जैसे कि हमें फिगर 7.8 में दिख रहा है, थोड़ा सा आयोडीन रख देंगे तो आयोडीन से ही क्या होने लगेगी, उसकी गैस बनने लगेगी। फिर क्या करेंगे, ऐसे ग्लास जार उसके ऊपर, मतलब ग्लास प्लेट उसके ऊपर रख देंगे, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट वाला जो हमारा ये जार है उसे रख देंगे, फिर ये बीच में से क्या कर लेंगे, प्लेट को हटा लेंगे, फिर हम यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। बोथ लिक्विड एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स्ड शेप, तो दोनों ही गैस भी और लिक्विड भी फ्लो करते हैं और कोई शेप रिटेन नहीं करते हैं। These properties distinguish them from solid and classify them as fluid. तो यही प्रॉपर्टी है उनकी, क्योंकि फिक्स्ड शेप नहीं है, ये प्रॉपर्टी उन दोनों को सॉलिड से अलग करती, क्योंकि सॉलिड के तो फिक्स्ड शेप होते हैं, सॉलिड से अलग करती है, इसीलिए हम उन्हें जो है फ्लूइड्स कहते हैं। क्लियर है, चलो इतना समझ में आया। इसे थोड़ा सा यहाँ पर हम, अब अगर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में, गैसियस स्टेट, तो क्या क्या पढ़ा हमने गैसेस स्टेट के बारे में, हमने ये पढ़ा अभी तक कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का, यहाँ पर पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या है, नो फिक्स्ड शेप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नो फिक्स्ड या डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ना तो कोई फिक्स शेप है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। शेप फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड शेप नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो इसके पार्टिकल्स हैं मूव फ्रीली, पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिस वजह से कोई फिक्स्ड शेप इसका नहीं है। बाकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि पार्टिकल क्या करते हैं, जिस भी जगह पर वो रखे जाते हैं उसका क्या करते हैं, एंटायर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऑक्यूपाई एंटायर स्पेस, तो जहां पर भी ये हैं उस एंटायर स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दो चीजें हो गई यहाँ पर डिस्कस, चलो क्लियर। अब ये दो चीजें तो समझ में आ गई। अब अगर हम यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में बात करें तो हम लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, ठीक, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया था कि नेग्लिजिबल है। क्लियर, चलो नेक्स्ट चीज ये थी, अगर हम इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में बात करेंगे,
इज वेरी हाई, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है यहाँ पर, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है। अब पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, इस वजह से दे आर नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स इनको कहते हैं। फ्लूइड्स और किसको कहते हैं, लिक्विड को भी फ्लूइड कहते हैं। दूसरी चीज, लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, क्या गैसेस की टेंडेंसी भी फ्लो करने की होती है? हाँ, जैसे हमने देखा कि एक सिलेंडर से मतलब एक जो हमारे पास गैस जार था, उससे जो है दूसरे गैस जार तक वो क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इनकी क्या है, टेंडेंसी टू फ्लो, इनकी भी क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है। ये भी क्या कर सकते हैं, क्या है, फ्लो करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लूइड भी कहा जाता है। एक जगह पर ढेर नहीं लगा देगी गैसेस, क्या करेंगे, फ्लो ही करेंगे। क्लियर है? चलो, और इनके पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है। दूसरी चीज ये है, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, तो बहुत आसानी से इन्हें कंप्रेस यानी कि संपीड़ित किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सर्दियों में हम जैकेट्स पहन लेते हैं, तो एक जैकेट रखी, दूसरी जैकेट रखी, तीसरी जैकेट रखी, चौथी जैकेट रखी, 4 जैकेट रखेंगे तो इस तरीके से इतने ऊपर बन जाएंगी, क्योंकि जैकेट जो एकदम फुली फुली सी होती है। अब उन जैकेट के ऊपर अगर हम 2 ईंट रख दें या 3 ईंट रख दें, तो वो जो है इस तरीके से क्या हो जाती है, कंप्रेस, इसी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस होना कहते हैं। तो वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, उनकी जो एक्स्ट्रा एयर है वो बाहर निकल जाती है, जो उनके बीच में फंसी हुई होती है। या हम रुई की बात करते हैं, आपने देखा है कॉटन को, तो कॉटन कैसा फूला फूला सा रहता है, लेकिन कॉटन को जब आप अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे दबा लो, तो वो जो है एकदम से क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, पिचक जाता है ना, क्योंकि उसकी जो एक्स्ट्रा जो एयर उसके अंदर ट्रैप थी कॉटन के अंदर, वो पूरी बाहर निकल जाती है, और वो इस तरीके से जो है कैसा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो इसी को ही कंप्रेस होना कहते हैं। अब गैसेस की जब हम बात करते हैं, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्पेस होना क्या है, एक अच्छी बात यह है, बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से हम इनको बहुत आसानी से हाई प्रेशर पर कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कंप्रेस करेंगे, हाई प्रेशर। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए लो, तो आप लिख भी सकते हो हाई प्रेशर और कॉमा लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा, लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। देखो, तो जो भी गैसेस हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम गैस है ना, पेट्रोलियम गैस है। तो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात नहीं, लास्ट लेक्चर में नहीं, हमने पहले भी बात की है कि जैसे एलपीजी हम जानते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, एलपीजी को अपने घरों में यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अलावा सीएनजी है, सीएनजी को हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं व्हीकल्स में यूज एलपीजी और सीएनजी को। तो ये जो एलपीजी है और सीएनजी है, तो दोनों के लास्ट में क्या है, जी। जी जी का मतलब क्या है कि ये गैसियस स्टेट में थे, तो ये पेट्रोलियम गैस है, ये नेचुरल गैस है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस दोनों क्या है तो गैस, लेकिन इनको ऐसे स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। हाई प्रेशर पर कंप्रेस करने के बाद ये गैसेस हो जाती है लिक्विफाई, या इसको तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कि कंप्रेस किया गया है हाई प्रेशर पर। और टेम्परेचर कम क्यों रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, जिससे उनकी हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और हम उनको प्रेशर भी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर जो है लो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमने एडवांस बातें भी पढ़ ली हैं जो हमें हायर क्लासेस में पढ़नी है, जैसे हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, इसके बारे में। लेकिन नॉर्मल सी बात यही पढ़नी थी कि कंप्रेस इन्हें आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।